बोली किसे कहते हैं? उपभाषा क्या है? भाषा किसे कहते हैं? मानक भाषा क्या है? तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और अगर किसी तरह की कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके अपने प्रश्न ज़रूर पूछ सकते हैं और अगर वीडियो अच्छी लगे तब भी आप कमेंट करके आप ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि ये चीज़ें सबको पता चले। तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं पवन मिश्रा और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं, बोली किसे कहते हैं? उपभाषा क्या है? भाषा किसे कहते हैं? मानक भाषा क्या है? तो ये कुछ प्रश्न है जिसका उत्तर आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, तो हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे सामने सबसे पहला प्रश्न आता है कि बोली किसे कहते हैं? तो भाषा का वह स्वरूप जो एक छोटे क्षेत्र में बोलने के लिए उपयोग किया जाता है, उसे बोली कहा जाता है। तो मतलब क्या हुआ कि जो बोली है भाषा का क्षेत्रीय या स्थानीय स्वरूप है, जो किसी एक छोटे क्षेत्र में या एक स्थानीय स्तर पर इसका प्रयोग बोलने के लिए किया जाता है। तो एक छोटे क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली में साहित्य रचना नहीं होती। अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग तरह से बातचीत में इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को ही बोली कहते हैं। तो इसको एक उदाहरण के द्वारा आप समझ सकते हैं कि हिंदी उत्तर भारत के 9 राज्यों में बोली जाती है। जैसे हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। इन राज्यों में हिंदी इन सभी 9 राज्यों में हिंदी बोली जाती है। लेकिन इन राज्यों में अगर हम स्थानीय स्तर पर जो हिंदी की जो अलग-अलग जो बोलियां हैं, उसको हम देखते हैं। आप बिहार में अलग-अलग आप राज्यों में जाओगे, हरियाणा में जाओगे, उत्तर प्रदेश में जाओगे, छत्तीसगढ़ में जाओगे, मध्य प्रदेश में जाओगे, तो लोगों के बोलने का तरीका बिल्कुल बदल जाता है। उनकी जो स्थानीय स्तर पर जो भाषा होती है, वो जो हम हिंदी जो एक सामान्य रूप से जो बोलते हैं, उससे बिल्कुल अलग होती है। तो क्यों? तो एक छोटे क्षेत्र पे बोली जा रही है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं बोली कहते हैं। तो बोली क्या है? जो एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है, स्थानीय स्तर पर बोली जाती है, तो ये भाषा का स्थानीय रूप है, जो स्थानीय स्तर पर बोला जाता है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं बोली, ठीक है? बोली के कुछ उदाहरण हैं, जैसे मैंने अभी भी आपको बताया और इसके अलावा बुंदेली, भोजपुरी, गढ़वाली, मारवाड़ी, ठीक है? बिहार में मगही हो गई, मैथिली हो गई, ये सब बोली के कुछ उदाहरण हैं। और ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि बोली किसे कहते हैं, तो बोली भाषा का स्थानीय स्वरूप है, जो एक छोटे क्षेत्र में बोली जाती है। इसकी विशेषताएँ भी हम देख लेते हैं, तो यह भाषा का स्थानीय अथवा क्षेत्रीय स्वरूप है। क्यों है, ये आपको पता चल गया। इसे एक सीमित क्षेत्र में ही बोला जाता है। इसे सिर्फ़ बोला जाता है, लिखा नहीं जाता। तो बोली की क्या एक विशेषता है कि ये सिर्फ़ बोली जाती है, लिखी नहीं जाती। बोली की अपनी कोई लिपि भी नहीं होती। बोली को भाषा का प्रारंभिक रूप भी कहा जाता है क्योंकि कोई भी भाषा सीधा भाषा नहीं बनती। सबसे पहले किसी भी बोली को भाषा को एक स्थानीय स्तर से उसकी शुरुआत होती है और धीरे-धीरे जब उसको एक बड़े स्तर पर लोग उस बोली को अपनाने लगते हैं, बोलचाल में उसका प्रयोग करने लगते हैं, तो आगे चलकर वो भाषा का रूप धारण करती है। तो बोली जो है वो भाषा का प्रारंभिक रूप है। इस तरह का अगर आगे चल के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आए तो आप दे सकते हैं कि भाषा का जो प्रारंभिक स्वरूप किसे कहा जाता है, तो बोली को कहा जाता है। इसमें किसी तरह की साहित्य की रचना नहीं होती। बोली स्वतंत्र होती है, मतलब इसमें किसी तरह का नियम नहीं होता, किसी तरह का बंधन नहीं होता, किसी तरह का इसमें कोई व्याकरणिक नियम नहीं होता, तो बोली हर बंधन से स्वतंत्र होती है। ठीक है? बोलियों को व्याकरण की ज़रूरत ही नहीं होती। ये स्वतंत्र होती है, इसको किसी की कोई ज़रूरत नहीं होती। अलग-अलग क्षेत्रों में रहने वाले लोग अपने-अपने हिसाब से बोलचाल में अपनी-अपनी स्थानीय स्तर पे बोली का प्रयोग करते हैं। तो इसमें कोई नियम नहीं होते, कोई व्याकरण नहीं होता, कोई लिपि नहीं होती, किसी तरह का कोई बंधन नहीं होता। तो ये आपको समझ में आ गया होगा बोली क्या होती है। अब हम बात करते हैं उपभाषा की बात करते हैं कि उपभाषा किसे कहते हैं। तो जब किसी बोली में साहित्य की रचना होने लगती है और उसके क्षेत्र का विस्तार हो जाता है, तो वह बोली ना रहकर उपभाषा बन जाती है। तो जब बोली में साहित्य की रचना होने लगे, तो वह बोली ना होकर क्या बन जाती है? उपभाषा बन जाती है।
तो अगर इस तरह का प्रश्न आ जाए कि बोली उपभाषा कब बनती है, तो जब बोली में साहित्य की रचना होने लगती है तो उपभाषा बन जाती है। जैसे इसके उदाहरण हैं, हम देखते हैं कि मैथिली में बोली थी, उसमें साहित्य की रचना होने लगी तो मैथिली उपभाषा बन गई। ठीक है? इसके अलावा अगर हम बात करते हैं ब्रज भाषा, तो ब्रज में साहित्य की रचना होने लगी तो ये भी उपभाषा बन गई। अवधी, बहुत सारे साहित्य मध्यकाल में जो है वो अवधी में लिखे गए तो अवधी भी बोली से उपभाषा बन गई। बुंदेली, तो इसी तरह से जब बोली में साहित्य की रचना होने लगे तो बोली ना रहकर उपभाषा बन जाती है। उदाहरण के लिए ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली और मैथिली। इसके अलावा और भी बहुत सारी हिंदी की उपभाषाएँ हैं। ठीक है? तो अब हम आगे हम बढ़ते हैं, अब भाषा की बात करते हैं कि भाषा किसे कहते हैं। तो साहित्यकार जब किसी उपभाषा को अपने साहित्य के द्वारा स्वीकृत सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं और उसके क्षेत्र का और अधिक विस्तार हो जाता है, तो वह उपभाषा भाषा कहलाने लगती है। जैसे हम बात करते हैं हिंदी की जो 9 राज्य हैं, इसमें उपभाषाएँ तो बहुत सारी थी। ठीक है, ब्रज भाषा भी थी, अवधी भी थी, मैथिली भी थी, मगही भी है, भोजपुरी भी है, बुंदेलखंडी भी है, राजस्थानी भी है, पहाड़ी भी है। ठीक है, उपभाषाएँ तो बहुत सारी थी जिसमें साहित्य की रचना होने लगी, लेकिन आगे चलकर 19वीं शताब्दी के बाद ज़्यादातर जो साहित्यकार थे, उन्होंने जो हिंदी की जो इतनी सारी उपभाषाएँ थी, उनमें से जो खड़ी बोली थी, उसको अपना स्वीकृत सर्वमान्य रूप प्रदान किया, मतलब उसको अपनी स्वीकृति दी सबने, खड़ी बोली को। तो आगे चलकर जो खड़ी बोली जो थी हिंदी की, जो ये उपभाषा थी, आगे चलकर इसी ने हिंदी भाषा का रूप धारण किया। ठीक है? तो जब साहित्यकार उपभाषा को अपने साहित्य के द्वारा स्वीकृत सर्वमान्य रूप प्रदान कर देते हैं और इसका और अधिक विस्तार हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे वो भाषा कहते हैं, वो उपभाषा ना रहकर भाषा क कहलाने लगती है, ठीक है? जैसे हिंदी की जो खड़ी बोली थी, बाद में बोली बनी, उपभाषा बनी और आगे चलकर इसने भाषा का रूप धारण किया। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा भाषा किसे कहते हैं। और अब हम बात करते हैं मानक भाषा की। तो जब भी आपके सामने ये शब्द आए कि मानक भाषा किसे कहते हैं, तो मानक भाषा किसी भी भाषा का आदर्श रूप होता है। आदर्श रूप का मतलब है शुद्ध रूप, जो उस संपूर्ण क्षेत्र में रहने वाले लोग, जो शिक्षित समाज है, इसी भाषा का प्रयोग बोलने में, लिखने में करता है, ठीक है? तो मानक भाषा किसी भी भाषा के उस रूप को कहते हैं, जो उस भाषा के पूरे क्षेत्र में शुद्ध माना जाता है। तथा जिसे उस प्रदेश का शिक्षित समाज, शिष्ट समाज अपनी भाषा का आदर्श रूप मानता है और प्रायः सभी औपचारिक कार्यों में, चाहे सामाजिक, चाहे शैक्षिक, चाहे सांस्कृतिक, चाहे साहित्यिक हो गई, व्यापारिक, वैज्ञानिक, प्रशासनिक, सभी साहित्यिक कार्यों में, सभी औपचारिक कार्यों में भाषा के उसी मानक रूप का प्रयोग किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं मानक भाषा। तो मानक भाषा किसी भी भाषा का शुद्ध रूप होता है, आदर्श रूप होता है, जो वहाँ पे रहने वाले जो शिक्षित लोग हैं, जो शिक्षित समाज है, इसी भाषा का प्रयोग, इसी शुद्ध और आदर्श भाषा का प्रयोग बोलचाल में करते हैं। तो अब एक प्रश्न आता है कि हिंदी का मानक रूप किसे माना गया? तो हिंदी भाषा की जो खड़ी बोली है, दिल्ली, मेरठ के आसपास जो बोली जाती है, इसे ही हिंदी भाषा का मानक रूप माना गया। अब मानक भाषा के विकास के क्या सोपान हैं? तो सबसे पहले बोली होती है, फिर भाषा, फिर मानक भाषा। ठीक है? तो भाषा क्या हो गई? बोली जो स्थानीय स्तर पे बोली जा रही है, क्षेत्रीय स्तर पर। भाषा क्या हो गई कि जब बोली का अधिक विस्तार होता है, उपभाषा बनती है और उपभाषा का भी क्षेत्र का विस्तार होने लगता है। इसकी अपनी लिपि हो जाती है, इसका अपना व्याकरण होता है, तो ये भाषा बनती है। और जब उस संपूर्ण क्षेत्र में रहने वाले जो शिक्षित समाज है, इसी भाषा का बोलने में, लिखने में प्रयोग करने लगता है, तो इसे हम मानक भाषा कहते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? आप ज़रूर बताइए। किसी तरह की कोई समस्या है तो ज़रूर प्रश्न करके पूछिए और वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।